हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू प्रेप लैडर। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2022। आज के इस लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखेंगे, जो कि अभी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। देन हम बायोरैप पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरस्टेट काउंसिल। अभी जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, राइट। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो अगर बैकग्राउंड में जाए कि जो आईएससी है इसकी एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुई, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सेवंथ शेड्यूल में जो सेवंथ शेड्यूल है उसमें तीन लिस्ट मेंशन है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसके जो आइटम्स है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट आइटम्स पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और जो कंकरेंट जो लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उन पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर लॉ बनाती, राइट। सो इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1988 में 1988 में जो है एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जिसको हम सरकारिया कमीशन के नाम से जानते हैं, टू रिव्यू दिस एग्जिस्टिंग पावर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। कि जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया। तो जो सरकारिया कमीशन है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी। तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी एन इंटरस्टेट काउंसिल, परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल, कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली काम करे और इट एक्ट एज ए नेशनल फोरम, राइट। इट एक्ट एज ए नेशनल फोरम टू रिजोल्व ऑल द इश्यूज। मीन्स जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये कौन से इश्यूज को रिजोल्व करेगा, जैसे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में मान लो कुछ डिस्प्यूट या इश्यूज है उनको, या विद इन द स्टेट्स, दो स्टेट्स के आपस में कुछ डिस्प्यूट्स है, जैसे रिवर डिस्प्यूट हो गए, अदर जो भी इश्यूज है जो भी इंडिया की प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हैं उनको डिस्कस करने के लिए इस इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी सरकारिया कमीशन ने। तो इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1990 में जो है इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश की गई ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। अगर हम इस काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो जो इस काउंसिल को चेयर कौन करता है, तो अगर चेयरमैन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस काउंसिल को चेयर करते हैं, राइट। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इस काउंसिल के मेंबर्स जो है वो सारे स्टेट्स के जो है चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के सीएम रहेंगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, राइट। और वो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर रहेंगे। इसके अलावा कोई स्टेट अगर प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, राइट, तो वहाँ के गवर्नर इसके मेंबर रहेंगे। इन मेंबर्स के अलावा जो है कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहेंगे। तो 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे और ये जो 6 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे और ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो है 10 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो जो है परमानेंट इनवाइटी रहेंगे इस काउंसिल में, राइट। सो हमने कंपोजिशन देख लिया, उसके इंटरस्टेट काउंसिल के बैकग्राउंड को देख लिया कि इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो मेन फंक्शन तो क्या है
कि जो भी स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है या सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो इश्यूज है उनको रिजोल्व करना, सो दैट कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको प्रमोट कर पाए, उसको स्ट्रेंथन कर पाए। सेकंड इनका क्या है कि जो भी इंटर स्टेट काउंसिल में जो भी रिकमेंडेशन है, राइट, उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं उसको भी मॉनिटर करना इसका काम है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो जो है एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इट इज ए रिकमेंडेटरी बॉडी। इसके साथ साथ जो है एक स्टैंडिंग कमेटी जो है इंटर स्टेट काउंसिल की वो भी है, जिसको भी इसके साथ ही रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अगर हम इस स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में, और इसका मेन काम क्या है कि जो भी इंटर स्टेट काउंसिल जो जिन मैटर्स को कंसीडर करता है उन मैटर्स की पहले जो प्रॉपर कंसल्टेशन और जो प्रोसेसिंग होगी उन मैटर्स की, वो जो है ये स्टैंडिंग कमेटी करती है। ओके, अगर हम इस स्टैंडिंग कमेटी की कंपोजिशन की बात करें तो इसको चेयर कौन करता है? होम मिनिस्टर, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर रहेंगे, और इसके साथ साथ जो है 9 स्टेट्स के जो है चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर रहेंगे। ओके, सो इंटर स्टेट काउंसिल में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है, वो है बायोरैप पोर्टल के बारे में। अभी रिसेंटली जो ये बायोरैप पोर्टल है ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक जो है उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अगर हम इस पोर्टल के बारे में डिस्कस करें तो ये जो है एक सिंगल पोर्टल है, और अगर हम इसकी एम के बारे में बात करें कि ये पोर्टल किसके लिए है, तो जैसे अगर हम बायोरैप की बात करें तो बायोरैप का मतलब है यहाँ बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन सब लोगों को केटर करेगा जिनको जो है बायोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड रेगुलेटरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो है ये एक सिंगल पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राइट। इसके अलावा अगर हम इस पोर्टल के अगर ये देखें कि ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। अगर हम इस पोर्टल के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें कि इस पोर्टल के क्या क्या बेनिफिट हैं, तो अगर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन जो इसका बेनिफिट है वो क्या है कि ये जो ईज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो होगी उसको प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ जो है ये जो इंटर डिपार्टमेंटल जो सिनर्जी होगी उसको स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि एक सिंगल पोर्टल है और यहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो है वो इंटरलिंक्ड रहेंगे, तो उनसे क्या है कि जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो सिनर्जी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है इस पोर्टल की वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। सो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अभी रिसेंटली जो है ये पृथ्वीराज चौहान जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के, मेडिवल टाइम के, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि राजस्थान में कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि मीन्स वो उनसे बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से पृथ्वीराज चौहान इज इम्पोर्टेंट। सो उनके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिस्कस करें तो वो जो है वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसको हम छामना डायनेस्टी भी बोलते हैं, राइट। और जो चौहान जो थे उनकी जो कैपिटल थी, अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो वो कैपिटल थी अजमेर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है ही असेंडेड द थ्रोन इन 1177 और 1178, मीन्स एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट 1177 या 78 में जो है उन्होंने थ्रोन को असेंड किया था, राइट। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो हिस्ट्री में जो है 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स के लिए काफी जाने जाते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ जो टेरेन थी वो 1191 में लड़ी गई थी, और ये जो बैटल थी ये थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन थी उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। बट अगले ही साल 1192 में 1192 में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, एंड देन उनको कैप्चर किया गया और सिरसा में जो है उनको एग्जीक्यूट किया गया, राइट। इसके अलावा जो है अगर उस टाइम के लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात करें तो जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है एक पृथ्वीराज रासो जो है एक पोइम है, उसमें उनका डेपिक्शन है। और ये पृथ्वीराज रासो जो है ये कंपोज की थी चंद्राबाई ने, 16th सेंचुरी में इसको कंपोज किया था। और ये जो है ये एक पोइम है जो कि ब्रज भाषा में है, राइट। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि उनके एग्जीक्यूशन के बाद, मींस सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन के बाद जो है इट पेव्ड द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल इन इंडिया। कि उनके एग्जीक्यूशन के बाद जो है इंडिया में जो है इस्लामिक रूल जो है वो स्टार्ट हुआ था, राइट। तो उस वजह से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था दिस सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। सो इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।